Hello student, my name is किशोर कुमार and I am gonna teach you business study. लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था that was objective of the financial planning and right now we are going to discuss about the importance of the financial planning. So क्या इसकी importance है financial planning की? Let's discuss about this one. Sound financial planning is essential for success of any business enterprise. देखिए साउंड का मतलब हो गया कि आपको अगर मैं ये कहूँ कि वेल प्लानिंग के साथ में अगर आप चलते हैं तो वो एक साउंड बिजनेस के तौर पे आपको माना जाता है। आपने किसी चीज़ की एक ब्लूप्रिंट तैयार करके फिर उसको स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और यू वेरी वेल नो एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता, बट यू हैव एन प्रॉपर एस्टिमेट। आपने एक स्टेप बाय स्टेप पूरी प्लानिंग बनाई है कि ऐसे से बिजनेस में चलना है, ऐसे से दिक्कत आएंगी बिजनेस में, क्या क्या क्राइसिस आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पैसे की जरूरत पड़ सकती है, इन केस इमरजेंसी हो तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। तो आपने एक तरह से ये सारे के सारे ब्लूप्रिंट या माइंड मैप या इनके बारे में आपने एक स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है। क्योंकि देखिए अगर आपके किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से आपके बिजनेस में क्राइसिस आए या फिर आपके प्रोजेक्ट की डिमांड के कारण या एनी अदर रीज़न, पैसा अगर आपके हाथ में है ना तो आप काफ़ी हद तक किसी भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। और अगर आप पैसे को सर्वाइव के हिसाब से देखें कि आपके पास एक कंपटीशन आ गया या फिर कुछ मंदी का दौर आ गया तो आपके पास काफ़ी 6 महीने तक अगर आपने एक एस्टिमेट निकाला कि मुझे यहाँ तक पैसा चाहिए, तो अगर वो आपके पास सफिशिएंट फंड है तो उससे भी आप एक काफ़ी हद तक अपने बिजनेस को सर्वाइव भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग है, इफेक्टिव, यानी उसके अंदर जो रिजल्ट है वो वर्थफुल होना चाहिए, उसकी प्लानिंग रिजल्ट के अंदर दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये क्या थी, साउंड प्लानिंग थी। यानी इसके अंदर सारी की सारियाँ खूबियाँ थी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी हो रहा था। तो इन सबको कहते हैं कि ये क्या है, एक तरह से साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग है। जहां पर ये चीजें होंगी तो वो डेफिनेटली वो बिजनेस सक्सेस रहेगा रहेगा। इट्स नीड टू फेल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो अब डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग में कारगर रहती हैं और वो यूजफुल होती हैं, जो एक अच्छी साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल करती हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेक्स बेटर एंड प्रिपेयर्ड टू फेस फ्यूचर। अगर आपने प्लानिंग कर ली है कि देखिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ जाना ईयर एंड के अंत तक, और आपके पास में अगर इसके आगे भी अच्छी प्लानिंग है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी अपने बिजनेस में दिक्कत आने वाली है, जित फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट थी, आपने उसको अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से आपने उसको एक प्रॉपर प्लान के अंदर देख लिया कि मुझे ऐसे ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो कैसे मैं उसको देखूंगा। तो अगर कल को कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना जाए, अगर आप उसके लिए अच्छे से तैयार हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करता है ये, मेक्स द बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस फ्यूचर। आपके लिए फ्यूचर जैसा भी होगा, आपने आज से उसके लिए अच्छी तैयारी की तो फ्यूचर आपको उतनी दिक्कत नहीं देगा, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। इट हेल्प टू फोरकास्टिंग, आप भविष्य देखने में काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये चीज। व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल इफ there is a prediction of 20% growth in the sale, how it may happen that the growth rate turn out 10 to 30%। अगर आपने 20% का अनुमान लगाया तो वही बात है कि एक्चुअल क्या होने वाला है, who knows, वो तो किसी को नहीं पता। पर आपने अगर 20% कहा है, हो सकता है वो 10 हो, यानी कम आ जाए आपकी किसी कारण जो सेल की डिमांड है, हो सकता है वो 20 की बजाय 30 हो। लेकिन आपने देखा कि अगर आपने 10 सोचा है और उसकी बजाय 30 आ जाए तो बहुत बीच में डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर आप बीच में खड़े हो 20 है तो देखिए 30 के ऊपर या फिर पीछे है, दोनों तरफ डिफरेंस हार्डली मैटर नहीं करता, इतना ज़्यादा नहीं है, 10 ही तो है। तो आप ये मानिए कि आप बीच में आपने एक अनुमान लगाया, वो लगभग अप्रोक्सीमेट आपका काम करेगा आपकी फ्यूचर के अंदर सेल की ग्रोथ के हिसाब से। तो आप उतनी ही अच्छी से अपनी तैयारी कर सकते हैं और कोई भी सिचुएशन आए उसको फेस कर सकते हैं। The financial planner prepared the blueprint of these 3 situations so that the management must know each situation। अब क्या करता है, उसने एक बेंचमार्क 20% का कर लिया। अब वो देख सकता है कि अगर ये 10% इंक्रीज हो जाए तो कैसे मुझे अपने आप को तैयार करना है, अपने बिजनेस के अंदर कोई कैसी रिक्वायरमेंट आ सकती है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, उनको सबको देख लिया उसने।
अगर ये 10% लो हो जाए तो उसको क्या सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कैसे करना है, यानी आपके पास सेल ज़्यादा है तो आपके पास फंडिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो क्या फंड अवेलेबल हो जाएगा, क्या फिक्स एसेट वर्किंग कैपिटल में क्या आपके लिए प्रॉपर प्लानिंग है? हाँ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने पैसा तो आपने हाथ में सपोज करो अरेंज कर लिया, लेकिन उसको आइडल पैसे को आप यूटिलाइज करो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, क्योंकि आप अपने बिजनेस में तो उसका यूज नहीं कर पा रहे, तो वो आइडल पैसा पड़ा है, तो आप उस टाइम में या तो अपने बिजनेस में बेटर लगाने के लिए अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसके लिए बेस्ट यूटिलाइज करो, और या फिर क्या है आप अपने किसी और अदर इन्वेस्टमेंट में करो। तो आपके पास में एक माइंड मैप है, ब्लूप्रिंट है, तो आपको फ्यूचर में जितनी भी दिक्कत आएंगे आप उसके लिए वेल प्रिपेयर होते हो। सेकेंड, हेल्प टू अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज। देखिए अगर आपने पहले ब्लूप्रिंट बना लिया है तो एकदम से आपकी कोई भी चीज है, देखिए यहां पर आपने 10% को भी कंसीडर कर रखा है, 20% को भी कर रखा है, 30 को भी कर रखा है। 20% आपका बेंच मार्क हो गया, इससे नीचे जाए तो क्या करना, ऊपर जाए तो क्या करना। तो आपके लिए ये नहीं करता कि बिजनेस में कितने भी उतार चढ़ाओ, आप उसके नियर अबाउट ही आप अपने आप को देखोगे, आपके ऊपर एकदम से शॉक नहीं होगा। यानी किसी ने सोचा होगा कि मेरी सेल होगी 5% और उसको 35% मिल गई, ये उसके लिए क्या है, ये उसके लिए एक शॉक का काम करेगा। पर किसी ने 20% सोचा है, 30 हो गई, उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी, और किसी ने 20 सोचा उसके लिए 10 आ गई, तब भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वो दिक्कत का डिफरेंस ये देखिए, यहां डिफरेंस कितना है, सिर्फ 10 का, और यहां पर कितने का डिफरेंस आ गया, 30 का, ये उसके लिए शॉक का काम करेगी। तो आपके लिए कोई भी सिचुएशन आई आप नियर अबाउट अपने आप को पाओगे, इस वजह से आपको कोई शॉक नहीं लगने वाला बिजनेस में, ना ही कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मूवमेंट आपको नजर आएंगे। थर्ड वन, कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन। अपने जितने भी फंक्शन है आप उनकी एक लैब बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन चेन बना सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पहले कौन सा स्टेप आएगा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो आपने एक स्टेप बाय स्टेप एक कोऑर्डिनेट कर लिया, आपने जितने भी फंक्शन हैं बिजनेस के, जितने भी प्रोसेसिंग है उनके अंदर सब में एक तालमेल बैठा लिया आपने। इट हेल्प टू कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे अगर मैं ये कहूं कि रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके उसको फिनिश और उसको सेल इन मार्केट के दौरान जितने भी स्टेप आते हैं, उन सब के अंदर आपने जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग की यूनिट आते हैं, जितने भी पार्ट्स आते हैं, उनके अंदर आपने एक अच्छी प्लानिंग की है, तो आपने उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन भी तय कर लिया। यानी अगर आपके पास रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको पता है कैसे खरीदना है, तो आपने कहा कि देखो हम रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एकदम से अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको क्या करना है, तो वहाँ पर रॉ मटेरियल वाला डिपार्टमेंट इसके लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। ओके, क्या रॉ के तैयार होने के बाद में अगर मैं ये कहूँ क्या रॉ से सीधा स्टोर में जाना चाहिए, तो क्या स्टोर वाला तैयार है, इतने जैसे उसके पास फैसिलिटी है, ज़्यादा स्टॉक अगर आपने परचेज किया तो रखने की जगह है, तो वो उसको लिए व्यवस्था कैसे करेगा, ये भी होना चाहिए। फिर मान लेते हैं कि प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, प्रोसेसिंग में फिर उसकी कटिंग होती है, तो क्या कटिंग डिपार्टमेंट के पास में पूरा सिस्टम है कि हमें ऐसे ऐसे करना, फिर उसकी वर्क इन प्रोग्रेस होती है, फिर उसकी फिनिशिंग प्रोडक्ट होती है। तो ये ऑल ओवर आपके पास में सारा का सारा एक चेन है जो कि पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कहाँ पर। तो हर डिपार्टमेंट वेल प्रिपेयर है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट के साथ में जुड़ा हुआ है और उसको पता है कि क्राइसिस आने में क्या करना है और नॉर्मल में कैसे क्या रहना है। यानी आपके पास पूरा बैलेंस रहेगा हर चीज़ का। आगे, बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर, आपने उनको पॉलिसी बता दी है कि हमने ये स्टेप रहेंगे, ये पॉलिसी रहेगी और ये प्रोसीजर रहेगा। तो आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट था, तो आपने उन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट कर दिया, एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे जोड़ के रखना है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मिलता है आपको। अच्छा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब देखिए, अगर आपने सपोज करो आपने 500 करोड़ रुपीस आपने सोच लिया कि मैं रेज करूंगा, चलो हाथ में आ गए 500 करोड़। अगर आपकी सेल इंक्रीज होती है तो आप 500 करोड़ को यहां पर बिजनेस में यूज करोगे। ये क्या हो गया, आपने यूज किया, कहां पर किया, यूज इन बिजनेस। वेरी गुड, आपने बिजनेस में पैसा लगाया। व्यापार में जितना पैसा लगेगा वो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देगा और पैसा डबल करके भी दे सकता है, ट्रिपल करके भी दे सकता है। बिजनेस का ये तो खासियत होती है कि इसके अंदर प्रॉफिट कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। अगर मान लेते हैं कि आपकी डिमांड नहीं हुई, आपने 30% सोचा था, डिमांड नहीं है, आप बीच में 20% बेंचमार्क लगा के बैठे थे, अब डिमांड रह गई 10% ड्यू टू मार्केट क्राइसिस, ड्यू टू ये मान लीजिए कि जैसे
कोई और नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, जैसे अब मार्केट में शटडाउन लगा हुआ है, तो क्या इस दौरान में आप अपनी सेल कर सकते? नहीं कर सकते। अब इस दौरान में क्या ये 500 करोड़ आपका आइडल पड़ा हुआ है? इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है? आपके पास में ये सारा का सारा सिस्टम रहा होगा कि देखिए, अगर मैं खुद के इस्तेमाल करूंगा तो ये काम कर लूंगा, अगर मेरे पास खुद से यूज़ नहीं हो रहा है, मैं अपनी फैक्ट्री में शटडाउन लगा हुआ है, मैं अपनी फैक्ट्री में यूज़ नहीं कर पा रहा, तो ये पैसा आपका आइडल पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसकी बेस्ट आपके लिए कहीं ना कोई उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट का सिस्टम होना चाहिए, ताकि आप उसके लिए कहीं ना कहीं अपनी जो कम से कम रेट इंटरेस्ट आपको जो पड़ रहा है उसकी रिकवरी करें, या फिर कुछ और बेटर उसके अंदर गेन भी कमा पाएं। तो आपके पास में किसी भी रिसोर्स का, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे कोई चीज़ हो, आप उसका किसी भी चीज़ का हो उसका भी कर सकते हैं, और फाइनेंस का तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आप करेंगे ही करेंगे। तो ये क्या हो गया आपके लिए, क्या करता है, डिटेल प्लान एक्शन प्रिपेयर अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग। आपने स्टेप बाय, तो इससे क्या, रिड्यूस वेस्टेज, डुप्लीकेशन, तो ये सारा का सारा खराब होना, वेस्टेज होना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इट ट्राइज टू लिंक विद प्रेजेंट विद फ्यूचर बाय एंटिसिपेटिंग सेल ग्रोथ एक्सेट्रा। अब देखिए, आपने एक अनुमान लगा लिया है कि आज मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मान लीजिए है आपका P0, और कल को जो होने वाला वो क्या है, P1। ये क्या है, कहीं ना कहीं आपने एक फ्यूचर की बात की है, और ये प्रेजेंट है, यानी 0 का मतलब है ये प्रेजेंट है, और यहाँ 1 का मतलब हो गया ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है। तो आपने आज को किसके साथ लिंक कर दिया, कल के साथ में, कि कल कैसे क्या मेरे को करना है, क्या स्टेप रहेंगे, क्या इंक्रीज डिक्रीज रहेगा, क्या क्राइसिस आ सकते हैं, कितना फाइनेंस चाहिए। सो आपने A to Z प्लानिंग की, क्या आपने आज के साथ में ही की? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का ही मतलब यही है कि आप कल के लिए कर रहे हैं, आज जो चल रहा है उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली लिंक करते हैं किसको, प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर को। चलिए नेक्स्ट स्टेप, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंशियल डिसीजन। अब आपने एक चीज भी लिंक कर ली है, जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि देखिए, आपने कितना पैसा तो मार्केट से रेस करना है, 500 करोड़ मान लेते हैं, और आपका अगर यूज कैसे रहेगा इसका, क्या क्या उसके अंदर बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेंगे ताकि आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स रहे। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपने पैसा लाने से लेके उसका बेस्ट यूज कैसे करना है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारे के सारे स्टेप आपने देख लिए। तो क्या, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंशियल डिसीजन। इट प्रोवाइड द लिंक इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन कंटिन्यूस बेसिस। तो आपने एक तरह से इसके अंदर भी अपना लिंक किया हुआ है, क्योंकि आपने पूरी प्लानिंग की है, मेरे को यहाँ से पैसा लेना है, अगर ये आइडल रहा तो मैं इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करूँगा, कैसे इसको इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, कहाँ कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, फिक्स एसेट में करना है, वर्किंग में करना है, या अदर कहीं पर भी करना है। तो पैसा लाने से और उसको लगाने तक के बीच में भी आपने एक लिंक कर रखा हुआ है। सो नेक्स्ट, मेक एवोल्यूशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर। आपने क्या कर लिया, देखिए, आज अगर आप खड़े हैं यहां पर, मैं ये कहूं कि दिस इज द प्रेजेंट, और प्रेजेंट पे आपने एक अनुमान लगाया है P1 का, यानी ये क्या है, आपका फ्यूचर है। तो फ्यूचर के साथ में आज ही आपने एक एस्टिमेट निकाल लिया कि देखिए, आज मैं अगर ये इस तरह से चलूंगा तो डेफिनेटली मेरा फ्यूचर के अंदर मेरे पास इतनी सेल होगी, इतना मेरा मार्केट के अंदर कंपटीशन हो सकता है, इतनी मैं ग्रोथ करूंगा। तो A to Z आपने एनालाइज कर लिया किसके अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो आपने सारे के सारे स्टेप के अंदर ये एक पहले से ही प्री डिसाइड कर लिया कि ये सिस्टम होने वाला है, तो आपके लिए वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो आपने क्या कर लिया, जो कल होने वाला है, एक्चुअल में जो कल होने वाला है, उसका अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट आपने आज ही एक तरह से देख लिया है। दिस इज द रियल बेनिफिट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि कल को आज से ही आपने तैयार कर लिया। अगर आप आज डेली 1 घंटे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर क्या प्रिपरेशन रहेगी आपको आज ही पता चल जाएगा कि देखिए, इस तरह से मैं चलूंगा, 1.5 घंटे 1 घंटे जो भी आप टाइम आवर्स स्पेंड करते हो पर सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली कल क्या होने वाला है, कल क्या परसेंटेज बनेगी, वो आज ही आपको मेहनत करने वाला अपने आप को जानता है कि मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ, तो वो कल क्या उसका रिजल्ट रहेगा। एग्जाम होने के, एक्चुअल आने के बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर सकता है, एक प्रिडिक्शन लगा सकता है एक्चुअल के नियर अबाउट की। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज नोन एज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। सो ये क्या है,
मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर के लिए आज से ही आप तैयार हो। हेल्प टू अवॉइडिंग बिजनेस शॉक, और आज तैयार हो तो आपको कल जो होने वाला एकदम से आपके लिए सरप्राइज नहीं रहेगा, शॉक नहीं लगेगा आपको। आप अपने बिजनेस में तालमेल के साथ काम कर सकते हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को कर सकते हो, प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ में कर सकते हो, बेस ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे के पूरे कंट्रोल रहेगा आपका हर चीज पे। लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट, पैसा लाने और ले जाने तक करेंगे, और फ्यूचर के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आज ही आपने देख लिया, एक एस्टिमेट लगा लिया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। थैंक्स।